हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज टीचर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाले समय में आप भी बहुत लोगों को मार्गदर्शन करोगे, आप भी बहुत लोगों की हेल्प करोगे, आप बहुत लोगों को गाइड करने वाले हो। तो आने वाले समय के आप भावी शिक्षक हो, एक तरीके से कह सकते हैं आप लेक्चरर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे या जिस भी लाइन में जाओगे, ठीक है। तो अगर आप किसी को थोड़ी भी हेल्प करोगे, थोड़ा भी एजुकेशन देते हो, कोई अच्छी चीज किसी को सिखाते हो, तो आप भी एक तरीके से टीचर्स हो, ठीक है। तो आप सभी को शुभकामनाएं हैप्पी टीचर्स डे की। और साथ ही स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन की ये जबरदस्त सीरीज को। यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे, मैंने जीआईएफ लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग एक मतलब लड़के को उसकी ड्रीम की तरफ ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लाइफ में चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके परिवार का कोई हो या आपका टीचर हो, जो भी आपको आगे बढ़ने में मदद करे वो आपका गुरु है। तो उन सब के लिए आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। उन सबको एक बार आप लोग दिल से थैंक यू जरूर बोलना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये क्लास है आपकी यूजीसी नेट 2022 पेपर 1 के लिए। यहाँ पर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता है, तो इवैल्यूएशन आज आपने पढ़ना है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के एमसीक्यू क्विज को हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते जाएंगे। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं लिंक शेयर करूंगी आप सबको। टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, पीडीएफ पर भी लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड करोगे, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, या फिर डायरेक्टली यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन डाल करके भी आप टेलीग्राम पे हमें सर्च कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। Which among the following is different from the characteristics of a good test? चलिए आंसर देना शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम स्टार्ट करती हूं अब। आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? Which among the following is different from the characteristics of a good test? Option number 1 reliability, option number 2 validity, option number 3 objectivity, option number 4 aptitude। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 योग्यता। क्या होगा? एप्टीट्यूड, ठीक है। Which among the following is different from the characteristics of a good test? कौशल या स्किल या फिर एप्टीट्यूड। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन का सही आंसर? टेस्ट क्या होता है? व्यक्तियों को प्रस्तुत कुछ निर्दिष्ट कार्यों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने के लिए उपकरण है, यानी पता लगाया जाता है कि वो कैसे हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखिए डिटेल आपको मिल जाएगी। अच्छे परीक्षण के लक्षण कौन कौन से होते हैं? एक होता है वैधता, एक होती है विश्वसनीयता और एक होती है उपयोगिता। वैधता, उस परीक्षण को वैध कहा जाता है यदि इससे मापा जाता है और क्या मापा जाना है ये सब चीजें उसको फुलफिल करे। विश्वसनीयता यानी जो टेस्ट आप लेने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, सबके लिए समान रूप से। प्रयोज्यता, उसको करने के लिए क्या कारण है, किस तरीके से आप उस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। वस्तुनिष्ठता यानी कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि पूर्वाग्रहों पर रोक लग सके, ठीक है। एक अच्छे बात करें परीक्षण के लिए, योग्यता कितनी है आपकी ये विशेषता नहीं होती है, क्योंकि ये व्यक्तित्व का हिस्सा है, ये व्यक्तित्व का हिस्सा है। टेस्ट आर डिवाइसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू सम स्पेसिफिक टास्क presented to individual. We come across various type of tests in education like oral, written and practical, group or individual performance. Sometime examination is also used to mean a device or a test, ठीक है।
की पॉइंट्स याद रखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट इज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। एप्टीट्यूड इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, जिसे हम कहते हैं कोर्ट, इसका फुल फॉर्म भी आता है, आपसे पूछा जाता है कोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज कॉग्निटिव रिसर्च टेस्ट tool allows the individual to choose from a number of different possibilities and alternatives। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शंस यहां से भी चूज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, पीएमआई, एपीसी, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइसेस, सीएएफ दैट इज कंसिडर ऑल फैक्टर्स, और एफआईपी का फुल फॉर्म फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। कौन सा संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट उपकरण व्यक्तियों को कई अलग अलग संभावनाओं और विकल्पों में से चुनने की अनुमति देता है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4, पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं। एफआईपी, ठीक है, यानी पहली यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज इसका सही आंसर होगा। कौन कौन इस क्वेश्चन के बारे में जानता है? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, किस किस का, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सीओआरटी यानी संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उच्च क्रम कौशल, सोच कौशल के कार्यान्वयन का आकलन करने का एक उपकरण है। यह महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए छात्रों में सोच के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। प्रथम महत्व प्राथमिकताएं सीओआरटी उपकरण है जो व्यक्ति को कई अलग अलग संभावनाओं विकल्पों में से चुनने को मदद करती है। सकारात्मक परिणामों की स्थिति से निपटने के लिए एक विचार को प्राथमिकता देने के बारे में, यानी आप पहले किसको प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दोगे, ये चीज आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सीओआरटी में जो चीजें आती हैं वो कौन सी है? सीएएफ, जहां पर सभी कारकों पर विचार करना है। एफआईपी पहली महत्वपूर्ण कौन सी प्राथमिकता है और उसका साइन। पीएमआई प्लस माइनस दिलचस्प, एपीसी विकल्प संभावनाएं विकल्प, ओपीवी अन्य लोगों के विचार। सीओआरटी याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। पहले लक्ष्य, लक्ष्य उद्देश्य C&S, इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए इसको। Cognitive research trust is a tool to assess the implementation of higher order thinking skill in the teaching learning process. It is designed to enhance different aspects of thinking. First important priority is the core tool that allows the individual to choose from a number of different possibility and alternatives. It's about giving priority to an idea to deal with the situation for a positive consequences. अब देखिए सीओआरटी कोर्ट के थिंकिंग टूल्स कौन से हैं? सीएफ कंसीडर ऑल फैक्टर, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करना। एफआईपी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, यानी जो आपकी पहली प्राथमिकता है उसको आपको पहले लेना है। पीएमआई प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, किसमें आएगा? आइडियाज। एपीसी फुल फॉर्म ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज चॉइसेस। ओपीवी अदर पीपल व्यूज, यानी दूसरे क्या कह रहे हैं, अदर पीपल व्यूज। एजीओ यानी एगो, एम्स गोल, ऑब्जेक्टिव पर्पस, यानी आप कोई काम कर रहे हैं तो उनमें आपको ये थिंकिंग टूल्स पूछे जा सकते हैं। पिछली बार 6 थिंकिंग हेड से क्वेश्चन आया था, अभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, कॉर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्वेश्चन आ सकता है, तो इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। CNS यानी कंसिक्वेंसेस एंड सीक्वल, यानी कि आप जो परिणाम है उसको सोचते हुए अगर कोई चीज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कंसिक्वेंसेस एंड सीक्वल, यानी आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए आप कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करिएगा। एक परीक्षण तैयार करने के बाद यदि एक शिक्षक परीक्षा के अंकों की निरंतरता का पता लगाने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों को बार बार इसे प्रशासित करता है तो वह परीक्षणों की तलाश कर रहा है किस प्रकार की? वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता या फिर उपयोगिता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वसनीयता। After preparing a test, a teacher repeatedly administers it on the children of the same age group in order to find out the consistency of test score. He is looking for the test. Option number 2, reliability. एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक परीक्षा के अंकों की निरंतरता का पता लगाने के लिए एक आयु वर्ग के बच्चों पर जब बार बार कोई चीज करते हैं, कोई चीज अगर हम बार बार कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम श्योर होना चाह रहे हैं कि हाँ जो चीज हो रही है वो सही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीयता। परीक्षण छात्रों के ज्ञान स्तर को मापने का एक टूल है। वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता परीक्षण की विशेषता होती है, जैसे अभी आपको बताया भी था। माप की गुणवत्ता मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है संगति जिसके साथ एक उपकरण समान परिणाम देता है। ठीक है, ये इस बात से संबंधित है कि घटना का माप किस हद तक स्थिर यानी कांस्टेंट सटीक परिणाम दे। ठीक है, और बाकी इसको ध्यान से पढ़ भी लेना, पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगी। निष्पक्षतावाद, वस्तुनिष्ठता को रेटर विश्वसनीयता भी कहा जाता है। मापक यंत्र की वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि उत्तर प्राप्त करने वाले विभिन्न व्यक्ति एक ही परिणाम पर किस हद तक पहुंचते हैं। ठीक है, वैधता यानी एक मापक यंत्र की वैधता तब होती है जब वो मापा जाता है और जिसे वे मापा जाने का दावा करता है। ठीक है, इसको सब अच्छे से पढ़ लेना, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी टास्क है पढ़ने का। Reliability means consistency with which an instrument yields similar results. चलिए, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी ये सब टेस्ट का है आपका टूल। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following is related to summative evaluation? Summative और अभी आगे आगे बताती हूँ और किस किस में डिफरेंस पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। योगात्मक मूल्यांकन से क्या संबंधित है? योगात्मक का क्या मतलब हो गया, समेटिव का क्या मतलब हो गया? ऑप्शन नंबर 4, जब सत्र के अंत में विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल आपका एग्जाम जो होता है, जो फाइनल एग्जाम होता है वो किसका एग्जाम्पल है? योगात्मक का एग्जाम्पल है फाइनल एग्जाम। ठीक है, जब वर्ष के अंत में कोई परीक्षा ली जाए आपके परफॉर्मेंस को जांचने के लिए, टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन, दैट इज कॉल्ड अ समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ 2009 में सीबीएसई के द्वारा मूल्यांकन के एक स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की गई थी। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई, ठीक है, अलग अलग प्रकार की आकलनों का वर्णन करता है। अब इन दोनों में आप में से किसी में 100% ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, जहां पे आपसे या तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा
सबमिटिव और फॉर्मेटिव में डिफरेंस क्या है? यह सबमिटिव का और फॉर्मेटिव का एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यह स्टेटमेंट सही है या नहीं। जनरली यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, इसलिए ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है ये आप तैयार कर लें अगर आप चाहते हो कि अपना नंबर पक्का करना। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जरूर आता है। योगात्मक, जिसे आमतौर पर सीखने के आकलन के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का मूल्यांकन होता है। योगात्मक जो कि अवधि के अंत में मूल्यांकन करके छात्रों के सीखने के स्तर को मापता, प्रमाणित करता है और रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट यानी रिजल्ट देता है। अगले ग्रेड में उन्हें बढ़ावा देने के लिए, अगले ग्रेड में यानी जैसे आप क्लास प्रमोट किया जाता है। यह अर्थ पाठ्यक्रम शिक्षण के कार्यक्रम के अंत में आता है, जैसे कि वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा। किस में आती है? योगात्मक में आती है, यानी सबमिटिव में आती है। सार्वजनिक परीक्षाएं किस में आती हैं? आपके योगात्मक यानी सबमिटिव में आती हैं। अब फॉर्मेटिव की बात करें तो ये एक प्रकार का आकलन है जो शिक्षार्थियों की सीखने की कठिनाइयों का निदान करने के लिए निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान या शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी करता है। यानी आप क्या कर रहे हो, आप कोई चीज पढ़ रहे हो या आप क्लास अटेंड कर रहे हो, उसी समय पे ही आपका एवेल्युएशन साथ साथ में करता रहता है। जैसे कि मैं कभी कभी जैसे क्लासेस लेती हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैं आपसे बीच बीच से क्वेश्चन पूछती रहती हूँ कि हाँ भाई ये बताओ, हाँ भाई ये बताओ, पूछती हूँ ना। वो क्या चीज है? वो एक तरीके से रचनात्मक मूल्यांकन में आएगा। यानी निर्देश के दौरान, यानी जब आप कोई काम कर रहे हो, जब आप कोई टास्क कर रहे हो, उस दौरान जब आपने टास्क कंप्लीट किया उसके बाद सीखने के रूप में आकलन, यानी छात्रों में आत्म मूल्यांकन। जैसे मैं कई क्वेश्चंस में कहती हूँ कि हाँ भाई इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पर भी देना, ठीक है ना, या आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो मुझे बताना, या इसके बारे में आपको पता है या नहीं पता है। इस तरीके की चीजें पूछना किस में आता है? रचनात्मक। यानी आप सीखते सीखते, जब आप कोई चीज काम करते करते सीखना अलग चीज होती है, जैसे कि जिसको कहते हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन में, ठीक है ना। और योगात्मक क्या होता है? जो एक बार लास्ट में ले लिया जाता है, सीधी सी बात है, वो होता है योगात्मक। जब हम लोग कंटिन्यू, मान लीजिए हमने क्लास टेस्ट ले लिया, ठीक है, बीच में ही हमने सरप्राइज टेस्ट ले लिया, या हम क्लास के बीच में ही आपसे क्वेश्चन या क्विज कर रहे हैं, तो वो सब किस में आएगा? आपका फॉर्मेटिव में आएगा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर क्या चीज आपको समझ में आ रही है, क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। Continuous and comprehensive evaluation has been introduced as a school-based system evaluation by the CBSE in 2009 with the enactment of the Right to Education Act. CCE, that is Continuous and Comprehensive Evaluation, सतत and व्यापक evaluation जिसको कह सकते हैं, Summative और Formative। उसके बाद Summative evaluation को जनरली असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, Summative को असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इट इज अ टाइप ऑफ एवेल्युएशन विच, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे एनुअल, हाफ ईयरली एग्जाम हो गए आपके। उसके बाद फॉर्मेटिव, जो कि आपका टास्क होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, आफ्टर इंस्ट्रक्शन, सेल्फ असेसमेंट इन स्टूडेंट, किस में आएगा? फॉर्मेटिव में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करिएगा। कैट कार्ड के बारे में कौन कौन जानता है? बच्चों की धारणा परीक्षण 3 से 10 साल की आयु के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था। कैट कार्ड विकल्प किसके लिए होता है? कैट कार्ड विकल्प जीवित वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुएं, लोगों के लिए पशु, पुरुषों के लिए महिलाएं, या वयस्कों के लिए बच्चे। सही आंसर लोगों के लिए पशु, एनिमल्स फॉर पीपल, इसका सही आंसर होगा कैट कार्ड विकल्प। चिल्ड्रन एसोसिएशन टेस्ट या कैट 3 से 10 साल की आयु के बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक लियोपोल्ड बेलाक द्वारा आविष्कार किया गया एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है।
हेनरी मरे के थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की एक शाखा थी जिसमें कार्ड चित्रित करने वाले लोगों का उपयोग बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कैट परीक्षा में बच्चों को उनकी रुचियों को प्रकट करने, मूल्यांकन करने के लिए चित्र कार्ड दिए जाते हैं। जब वे उन कार्डों पर प्रतिक्रिया करते हैं तो बच्चों की अवलोकन शक्ति, विचारों के पैटर्न को पहचाना जाता है। कैट कार्ड ये मानकर चलता है कि जानवर के लिए जानवर को प्रतिस्थापित करते हैं और ये मानते हुए कि जानवरों की तस्वीरों को लोगों की तुलना में आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी बच्चों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है इस कैट कार्ड से। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे जो जानवर होते हैं उनको बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट कहा जाता है कैट is a kind of projective test invented by psychologist Leopold Belloc for children of 3 to 10 years of age. It was an offshoot of the psychologist Henry Murray thematic appreciation test in which people 14 cards are used to evaluate children's personality. The following are the key points. In CAT test, picture cards are given to children to reveal and evaluate their interest. Children observation power, pattern of thought are recognized while they give responses to those cards. The CAT card substitute animals for people by assuming that the children would identify the picture of animal easily than that of people and would give significant responses. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Which of the following is not the limitation of an achievement test? कौन सा एक उपलब्धि परीक्षण की सीमा नहीं है? इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। हो सकता है कि सभी के सभी आंसर सही हो, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि आपको चूज करना है बेस्ट आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3. Not the limitation of an achievement test. It is good for critical examination of the content and the method of teaching. ये सामग्री और शिक्षण के तरीकों की आलोचनात्मक परीक्षा के लिए अच्छा है, ये इसकी सीमा नहीं है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण छात्रों पर उनके सीखने के परिणाम को मापने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कौन कौन से? छात्रों की सीखने की प्रगति को जानना, निर्देश में किसी भी कमजोरी की जांच करना, सीखने के उद्देश्यों के निर्माण और सामग्री शिक्षण के तरीकों की आलोचनात्मक परीक्षा का आसान साधन प्रदान करना, निर्देश प्रदान करना, अपनाना किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता, यानी कैसा बच्चा पढ़ रहा है, क्या जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सीमाएं कौन सी हैं इसकी? उपलब्धि परीक्षण में प्राप्तांक संबंधित क्षेत्र में उपलब्धि का सटीक माप नहीं हो सकता। कई कारक, जैसे लिमिटेशन का क्या मतलब, जहां पर वो ज्यादा असर ना कर पाए। शिक्षण का स्तर, पाठ्यक्रम का पूरा ना होना। अगर पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं है तो आप उसका क्या उपलब्धि परीक्षण करोगे। ठीक है, यानी ड्रॉबैक्स क्या इसके कह सकते हैं। समान प्रकार के उपलब्धि परीक्षणों में विद्यार्थियों के उपलब्ध अंक भिन्न भिन्न होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, कौन कौन से इसके पर्पस हैं ये अभी पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग आराम से पढ़ना। अभी जल्दी से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देती हूँ। मेन लिमिटेशंस कौन से हैं ये आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किसमें मापन की भूमिका कई कौशलों में एक सिंहावलोकन या उपलब्धि प्रदान करना है। इन fill in the blanks. The role of measurement is to provide an overview or achievement across a number of skills. ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। एवेल्युएशन टॉपिक से चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब टाइम बचा नहीं है, 20 तारीख से एग्जाम है, तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके कवर करिए। और जो चीज पढ़ने को दे रही हूं ना, उस पीडीएफ को जरूर उसी समय ही पढ़ लीजिए। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या बताया मैंने? ऑप्शन नंबर 2, योगात्मक।
ऑप्शन नंबर 2 समेटिव यानी योगात्मक मूल्यांकन. In summative evaluation, the role of measurement is to provide an overview of achievement across a number of skills. ठीक है. मूल्यांकन रचनात्मक योगात्मक. मूल्यांकन की भूमिका कई कौशलों में एक सिंहावलोकन या उपलब्धि प्रदान करती है और यह छात्रों शिक्षकों को प्रतिक्रिया भी प्रदान करती है. योगात्मक में, समेटिव में नैदानिक मूल्यांकन समस्याओं को तुरंत ठीक करने में मदद करता है जिससे कि कार्यक्रम गतिविधि में सुधार हो. यह मूल्यांकन कार्यक्रम किसी भी समय कार्यक्रम में कुछ भी गलत इंगित करने के लिए, गलत जो हो रहा है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है. डायग्नोस्टिक जिसको कहते हैं. डायग्नोस्टिक कब होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका तुरंत वहां पे हम सॉल्यूशन कर सकें, देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. डायग्नोस्टिक्स एवेल्युएशन, इसको भी पढ़ लेना आप लोग. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिएगा. The purpose of the evaluation is. evaluation का जो पर्पस है वो क्या है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर. इन क्वेश्चन को तो तुरंत पढ़ के सॉल्व करने वाला है. ऑप्शन नंबर 4 to provide feedback on the extent to which we have been successful in imparting education for a productive life. मूल्यांकन का उद्देश्य एक उत्पादक जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में हम किस हद तक सफल रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए. ठीक है. मूल्यांकन का यह उद्देश्य है. योजना के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं, छात्र को सीख रहे हैं कि नहीं. मूल्यांकन का क्या मतलब है कि आपने कोई चीज करी है, आप कोई काम कर रहे हो या आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कहां तक समझ में आई, आपको कहां तक कोई चीज समझ में आ रही है, जो चीज आप कार्य कर रहे हो कहां तक पूरा हुआ. इन सबको चेक करने के लिए क्या होता है? एवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है. ठीक है. सीखने के अंतराल और समस्या क्षेत्रों की पहचान करना मूल्यांकन के दौरान प्रतिक्रिया प्रदान करने के तरीकों में से एक है. Evaluation is the process of collecting information then making a decision. ठीक है. यानी आपने पूरे साल कितनी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद कितना आपने पढ़ाई करी, कितने आपने टास्क किए, कितने आपने जो है आपने परफॉर्मेंस करी, कैसी परफॉर्मेंस रही पूरे साल आपकी, चाहे वो आपकी क्लास की टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, आपका हाफ ईयरली हो, और उसके बाद में उसके आधार पर यानी पूरे साल के आधार पर आपने कैसी परफॉर्मेंस की, हमने देखा, आपकी जानकारी इकट्ठी करी, एंड देन मेकिंग अ डिसीजन यानी उसके बाद आपका रिजल्ट आया, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, दैट इज कॉल्ड अ इवैल्यूएशन. टू गिव फीडबैक टू द एक्सटेंट दैट वी कैन बिस्टो क्वालिटी एजुकेशन फॉर अ क्वालिटी लाइफ. टू चेक इफ द लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एज प्लान्ड. It offers equal opportunity to each student to display their potential to know the learning of students. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ लेना इसको सब लोग. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने. सीखने के लिए आकलन के विचारों का उपयोग कौन करता है? अभी अभी बताया भी था, अगर आप लोगों को ध्यान हो. अभी अभी इसके बारे में बताया था. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. क्या बताया था? ऑप्शन नंबर रचनात्मक मूल्यांकन
assessment for learning use the ideas of ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू होगा कि ऑप्शन नंबर वन होगा यार? जल्दी बताना जरा। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? रचनात्मक बताया था कि सबमिटिव बताया था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एक मिनट रुको जरा, होल्ड करो। हमने गलत पढ़ाया है क्या कहीं पर? सारा एक्सप्लेनेशन इसीलिए है, कहीं गलती हो तुरंत पकड़ लो उसको वहीं पर ही। किसे कहा गया भाई, जल्दी बताना जरा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अभी अभी पढ़ाया है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग योगात्मक को कहा गया मेरे ख्याल से। देखो जरा, एक मिनट होल्ड करना जरा, क्योंकि चीज को सही पता होना भी जरूरी है। किधर गया? आप लोग तब तक कमेंट करके बताओ क्या था भाई, तब तक जरा सा बताना जरा। ये देखिए सबमिटिव था। देखो ध्यान से, सबमिटिव, यही मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि सबमिटिव को कहा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सबमिटिव एवेल्युएशन को। और यहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है या तो वहां पर गलती है या यहाँ पे गलती है, बट है कहीं पर तो एक कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको जरा सा आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना। सबमिटिव वाला तो करवा दिया था ना क्वेश्चन। एक मिनट होल्ड करें बस। यहां पर असेसमेंट फॉर लर्निंग सबमिटिव होगा या रचनात्मक होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। तो जरा सा एक बार इस क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं, जरा एक बार कंफर्म करना। असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर हम बात करें, सीखने के लिए आकलन करना, तो नेचुरल सी बात है रचनात्मक मूल्यांकन ही होना चाहिए। तो फिर उन्होंने वहां पे गलत क्यों करा हुआ है? यही तो है, अगर आप किसी बुक पे पूरी तरीके से डिपेंड होते हो ना, तो यहाँ पर गलती की संभावना होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कभी कोई चीज पे, सिर्फ एक किसी चीज पे डिपेंडेंट मत रहो। सीखने के लिए आकलन, इसलिए यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि रचनात्मक का क्या मतलब है कि सीखते हुए कोई काम करना। सीखते हुए इवैल्यूएशन का जो सही आंसर होगा वो रचनात्मक मूल्यांकन ही होगा। योगात्मक जो बिल्कुल लास्ट में, जब हमें लगे कि पूरी परफॉर्मेंस हो गई है, उसके बाद में आएगा। लेकिन सीखते हुए आकलन का यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सीखते हुए असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका फॉर्मेटिव ही होगा। इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है? ऊपर भी एक बार करेक्ट कर लेना आप लोग। सीखते हुए यानी फॉर्मेटिव होगा। सीखने का आकलन तब होता है जब शिक्षक लक्ष्य और मानकों के खिलाफ छात्र की उपलब्धियों पर निर्णय लेने के लिए सीखने वाले छात्रों का साक्ष्य का उपयोग करते हैं। इसे योगात्मक मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। सीखने का आकलन ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन यार सबसे बड़ी बात है, अगर हम पहले सही आंसर की बात करें तो फॉर्मेटिव ही होना चाहिए। एक बार पढ़ लेना जरा, ठीक है? चलो अगला देखते हैं। यही सब चीजें आ जाती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग दोनों में दे रखा। फॉर्मेटिव में भी असेसमेंट इसमें भी है, बट अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिव में करते हुए सीखते हैं, है ना? करते हुए सीखते हैं, डेट्स वाई आपका आंसर फॉर्मेटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कोई बात नहीं, जहां पे कंफ्यूजन है मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। कंफ्यूजन होनी बहुत जरूरी होती है। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। एक मिनट मैं जूम कर देती हूँ उस क्वेश्चन में थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। द टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। हिंदी में देखिए, शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग निम्नलिखित के लिए कर सकता है। किसके लिए?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, कि वो कैसा प्रोग्रेस कर रहा है उसको जानने के लिए। ठीक है, आकलन जानकारी एकत्र करने का एक व्यवस्थित तरीका है। ठीक है, आकलन, मूल्यांकन, ये सब चीजें आ गई इसमें। अब यहाँ पर मूल्यांकन दो प्रकार के हैं, आपके रचनात्मक और योगात्मक। उदाहरण के साथ समझो, पूरे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की प्रगति की अगर निगरानी करनी है तो क्या हो जाएगा, रचनात्मक। योगात्मक होने के लिए छात्र की उपलब्धि का सटीक विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड। इसमें क्या है उदाहरण, यदि खाना पकाने के दौरान रसोइया भोजन का स्वाद चखता है और सीखने के आकलन के समान हो सकता है। यदि कोई शिक्षक लौटने के बाद यात्रा के बारे में प्रश्न पूछता है तो उसे सीखने का आकलन कहा जाएगा। सीखने के आकलन के समान और सीखने का आकलन, ये दो तरीके हैं। जरा एक बार कंफर्म करके इसको पढ़ लेना, पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ लो तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये डिफरेंस है। इंग्लिश हिंदी में यही कंफ्यूजन है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग यानी कि कुछ सीखने के लिए आकलन करना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन करना। यानी अब देखो यहाँ पर चीज क्लियर हो रही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी हमें जो चीज है, मान लीजिए हमें कोई चीज नहीं आती है, हम उसको कर रहे हैं काम और साथ ही साथ सीखते चल रहे हैं, हमें बताते चल रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है या इसमें इंप्रूव करो और अच्छा कर सकते हो। प्रोग्रेस करने के लिए तो वहां पर हो जाएगा फॉर्मेट, सुधार करके आगे बढ़ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी जो आपने सीखा वो आपको कितना समझ में आया। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी आपको कितनी चीज समझ में आई। मान लीजिए हमने आपको कोई पढ़ाया और लास्ट में आपसे पूछा, हाँ भाई बताओ इसका क्या आंसर होगा, कैसे, या मान लो हमने कल कोई क्लास ली, उससे संबंधित मैंने आपसे कोई चीज पूछ ली, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि आपका हो जाएगा समेटिव असेसमेंट में। ठीक है, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उसको जरा सॉल्व कर लेना, जरा पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चाहते हो कि और अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाई मिले। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 मानदंड संदर्भित परीक्षण। क्या होगा इसका सही आंसर, मानदंड संदर्भित यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, CRT रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। CRT रचनात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का आकलन है जो सीखने और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी के लिए संदर्भित है, जिसमें आपका आता है प्रश्नोत्तरी। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है जहां पर आपसे फॉर्मेटिव के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। फॉर्मेटिव की एग्जाम्पल है प्रश्नोत्तरी यानी क्विज, समूह चर्चा, बातचीत, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। ये सब किस में आएगा, रचनात्मक में आएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तरी क्या चीज होती है, सब चीज की जानकारी है यहाँ पे, आपको सिर्फ थोड़ा सा इसको टाइम देना है पीडीएफ को पढ़ने में, सब चीज है इसमें। प्रश्नोत्तरी अब देखो ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा तो तुम लोग एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, डिफरेंस भी यहाँ पे दिया है, आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। सॉरी, क्विजेस, ग्रुप डिस्कशन, कन्वर्सेशन, पोर्टफोलियो क्या है, रेटिंग स्केल क्या है, एंसिडोटल रिकॉर्ड्स क्या चीज होते हैं। कभी कभी क्विज और ग्रुप डिस्कशन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में पूछ लिया जाता है डिफरेंस। तो इसको पढ़ना आपका काम है, ये कहीं भी नहीं मिलेगी आपको।
नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। डिफरेंस आता है नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्युएशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देना है? जल्दी बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समावेशी शिक्षा को बढ़ाना, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये तो सब मैंने ऊपर बता ही दिया है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं पेरेंट। आंसर करिए। एक शिक्षक के रूप में आपने उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके एक छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? मूल्यांकन, माप। अच्छा, एक चीज और है, असेसमेंट है ये। मूल्यांकन का क्या मतलब है? असेसमेंट, मेजरमेंट, माप, मूल्यांकन, एवेल्युएशन और ऊपर के सभी। तो थोड़ा इंग्लिश में भी देख लिया करो क्योंकि ऐसे ही हिंदी थोड़ी वहां पर भी होगी। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 1, असेसमेंट। असेसमेंट। ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक, सामाजिक कार्य प्रणाली और बुद्धि को मापती है। आगे देखते हैं भाई जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। अरे भाई बड़ा क्वेश्चन है ये भी। चलो कोई बात नहीं, देखिए आप क्वेश्चन को, देखिए आप। पढ़ने का टाइम दे रही हूँ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड इंग्लिश में मिलेंगे इसमें और 30 सेकेंड मिलेंगे आपको हिंदी में। अगर इस तरीके का पैसेज आए तो क्या आंसर होगा? जिसको लगता है कि थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था इस क्वेश्चन में, वो वीडियो को वहां पर पॉज करके पूरा पढ़ ले और फिर आंसर करे। ठीक है। चलिए आंसर करिए, पढ़िए। 3 सेकेंड और दे रहे हैं। इस पैसेज को पढ़ के आंसर करना है आपको। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? पढ़ लिया? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर 2, सीखने के लिए आकलन इसका सही आंसर होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस पैसेज को पढ़ोगे ना तो ही आपको समझ आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़े इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो एग्जैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको सबसे ज्यादा एक चीज करनी है, वो है रीडिंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग, और अगर हम बात करें सम्मेटिव का, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दो चीजों का डिफरेंस याद रखिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग
और समेटिव में क्या होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दो डिफरेंस, बस ऑफ और फॉर का डिफरेंस है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करिए। कंटिन्यू और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 नेचुरल सी बात है, रचनात्मक योगात्मक दोनों, समेटिव फॉर्मेटिव ये दोनों ही, ठीक है। चलो आगे, इतना सारा यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आराम से अगर भी पढ़ोगे ना तो भी निकाल लोगे। समेटिव इवैल्यूएशन नोन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, और इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा वो आएगा समेटिव में। सीखने के लिए जब आप कोई चीज कर रहे हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन करना, फॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 का। A teacher asked his student to draw concept map to reflect their comprehension of a topic. He is चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 रचनात्मक मूल्यांकन। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 रचनात्मक। क्यों हुआ रचनात्मक? शिक्षक अपने छात्रों से किसी विषय को उनकी समझ के अकॉर्डिंग दर्शाने के लिए अवधारणा, सीखते हुए हम जब आकलन करें, समझा रहे हैं, बता रहे हैं और साथ साथ कार्य भी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझाते हुए कोई कार्य करना, समझाते हुए आकलन करना, सीखने का आकलन। रचनात्मक को और क्या कहा जाता है, आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे फटाफट एग्जाम्पल इसके याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनल किसे कहा जाता है, इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 17 द टेस्ट which assess an individual potential to learn a specialized activity is called aptitude, attitude, achievement or none of the above। वह परीक्षण जो किसी विशेष गतिविधि को सीखने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करता है वो कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे आपका जो पेपर 1 है वो क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है ये, एप्टीट्यूड यानी कि रुचि परीक्षा। चलिए, किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए रुचि परीक्षा आयोजित होती है। अभिक्षमता का सामान्य बौद्धिक क्षमता के अलावा विशेष कौन सी योग्यता है, इसको जानने की चेष्टा की जाती है योग्यता परीक्षण में, एप्टीट्यूड टेस्ट में। यानी आपको कैसा दिमाग, कैसा यूज करते हो आप, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी और आगे करा देते हैं, बहुत टाइम हो गया है ना। एप्टीट्यूड क्या होता है, it is related to a particular area, refers to a certain combination of specific capacities of an individual which may help us in predicting his future।
Attitude, it is determined acquiring tendency that prepare a person to behave in a certain way towards a specific object or situation. यानी आप किसी particular situation में कैसा behave करते हो, that is called a attitude. Achievement, it is the acquirement of the desired thing that indicate what an individual has learned or achieved in a particular field. यानी आप अपनी फील्ड में, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप कैसा परफॉर्म करते हो, वो आपकी होती है अचीवमेंट. ये चीजों का डिफरेंस याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 18. संचय रिकॉर्ड कार्ड को निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्तित्व मूल्यांकन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? Cumulative record cards can be classified under which of the following type of personality assessment? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, अमानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि. अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और सब्जेक्टिव मेथड. ठीक है, इस क्वेश्चन का ये होगा सही आंसर. अवलोकन, घटनाओं को अवलोकन के माध्यम से जाना जाता है और उन्हें अमानकीकृत या व्यक्तिपरक परीक्षणों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है. क्या होता है डिटेल में आपको, देखिए इतना टाइम नहीं बचा अब एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप लोग इसको एज अ नोट्स इसको पढ़ लेना, क्योंकि इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे. Cumulative records present the descriptive record of important event happening in the life of children. ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट इसमें आता है. क्वेश्चन नंबर 19. चलिए आंसर करिए. मानकीकृत परीक्षणों की मुख्य विशेषता यह है कि वे किससे मुक्त होते हैं? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर. ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत त्रुटियां. ठीक है, इसका सही आंसर है पर्सनल एरर. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किस लिए होते हैं कि आपको कोई पर्सनल एरर या फिर व्यक्तिगत त्रुटियां ना होने पाए. उच्च स्तर की निष्पक्षता के कारण जो दर्शाता है कि किस हद तक व्यक्तिगत त्रुटियों से बचा जा सकता है. ठीक है, मानकीकृत जो टेस्ट होते हैं उनमें त्रुटियों के प्रकार निरंतर और परिवर्तनीय त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, यह पढ़ना है आपने. व्याख्यात्मक त्रुटि किसे कहते हैं? ठीक है, इसको सबको पढ़ लेना, ये पूरी पीडीएफ मैं दे दूंगी आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 20. इन सीसीई व्हाट परसेंटेज फॉर्मेटिव असेसमेंट. सीसीई में फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने प्रतिशत होता है? 20%, 40%, 50% या 75%? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50%. कई जगह पे 40% पे दिखाई देता है, तो एक बार आप लोग इसको चेक कर लेना. सतत और व्यापक मूल्यांकन को सीसीई के रूप में जाना जाता है. ठीक है, उसके अलावा प्राथमिक स्तर पर एफए को 50% का वेटेज और उच्च प्राथमिक स्तर पर 40% का वेटेज दिया जाता है. उसके अलावा भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, मैं दिखा दूँ किस तरीके के. जस्ट लाइक कि सीसीई में रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के लिए कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है. जैसे मैंने भी आपको बताया कि कहीं कहीं पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का 50% वेटेज दिखाया गया है और सबमेटिव का 60%. तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा आपने कंसिडर करना है. फॉर्मेटिव असेसमेंट कितना परसेंट? 50% दिया गया है प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर 40% का वेटेज दिया गया है.
ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इस जगह पे सर्च करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का कितना परसेंट है, सबमेटिव असेसमेंट का कितना परसेंट होता है सीसीई में। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट करा दिए हैं एवेलुएशन से, टीचिंग एप्टीट्यूड से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में आप जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में क्विज कर सकते हैं। ये आपका अपना ग्रुप है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री क्विज और फ्री पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है। तो यूज़ करिए, यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अच्छी बेहतर तैयारी करें। और इस पीडीएफ का लिंक आप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है ये पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर करूंगी, टेलीग्राम को सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दिया भी है, और इन द लास्ट हैप्पी टीचर्स डे अगेन, और लास्ट में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप इससे डायरेक्टली हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।